यार रोहन जी, इतनी बड़ी रईस बहू है और खुद अपने हाथों से समोसे पनीर के पकौड़े बनाए। आज के जमाने में ऐसी संस्कारी बहुएं कहाँ मिलती है बड़ा, जो इतने बड़े बंगले में रहकर भी चौका बर्तन खुद संभाल रही है। इमेजिन। सच कहूँ ब्रजेश जी, समोसे और पनीर के पकौड़ों का स्वाद चखकर मेरा दिल ही आ गया। ये डील हम फाइनल समझो। खानदानी नाश्ता है भाई। गुप्ता जी, अब हमारे घराने की बहू है तो नाश्ते का स्वाद तो लाजवाब होना ही था। बाजार का मिलावटी खाना हमारे यहाँ कोई चखता तक नहीं, इसीलिए हमारी दोनों खानदानी बहुएं खुद बनाती है। तभी दादी सास सोफे पर बैठते हुए कहती है, अरे खानदानी बहुएं हमारी गुप्ता जी, असर तो दिखाई देगा ही ना। अब इतने बड़े मंजिला बंगले की बहुएं जो ठहरी, हमारे घराने की रीत है, बहू चाहे जितने बड़े बाप की बेटी हो, रसोई चूल्हा चौका उसकी शान है। तब तक हमारे खानदान की मान मर्यादा कैसे दिखेगी? गुप्ता जी, समोसे खाने में बढ़िया तो है ना। कुछ समय पहले सुबह का समय होता है। आलीशान बंगले की आधुनिक रसोई, बर्तन सिंक में भरे हुए, चूल्हे पर सब्जी बन रही होती है और नंदिनी आटा गूंथ रही होती है। एक तरफ वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे होते हैं। इस बंगले के ऊंचे झूमर और वो सफेद संगमरमर की सीढ़ियां देखी, कसम से मेरा तो दिल खुश हो गया। दोपहर का काम खत्म होने के बाद आप मुझे पूरा बंगला घुमा लाओ ना जेठानी जी। जब से ब्याह करके इस घर में आई हूँ, सिर्फ रसोई के अलावा कुछ देख ही नहीं पाई। कोमल लंबी ठंडी आह भरते हुए आई और कलाई से माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, अरे देवरानी जी, हमारे लिए ये रसोई ही बंगला और बंगला ही रसोई। तुम भी अच्छे से गांठ बांध लो इस बात को। तुम्हारा ये बंगला देखने का भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला है। तुम कहती हो काम खत्म होने के बाद पर इस घर की दहलीज पर कदम रखने के बाद रसोई का काम कभी खत्म होता ही नहीं। मुझे यहाँ 4 साल हो गए नंदिनी, पर आज तक मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं दोपहर को तसल्ली से इस बंगले को देख भी पाऊं। क्या 4 साल में आपने बंगला भी नहीं देखा? हाँ, सुबह के नाश्ते के बर्तन साफ होते होते दोपहर के लंच का पहाड़ खड़ा हो जाता है। लंच निपटाओ तो शाम के भारी भरकम नाश्ते का हुक्म आ जाता है। दिन से रात और रात से कब सुबह हो जाती है। इस रसोई के चौके में हमारा वक्त कैसे कैद हो जाता है कि बाहर की दुनिया ही भूल जाते। इतने में ही दादी सास अचानक हाथ में लाठी लिए रसोई के दरवाजे पर आकर चेहरा एकदम सख्त करके खड़ूस आवाज में कहती है, अरे छोटी पोता बहू, इस बंगले की सीढ़ियां नापने के सपने देखने लगी। हाथ पैर चलाने में नानी मरती है क्या तेरी? सुबह के 8 बज गए, अभी तक परात में आटा ही गुथा जा रहा है। यह नहीं कि जल्दी जल्दी हाथ चलाए। दादी जी, वो मैं बस भाभी जी को पूछ रही थी कि क्या वो मैं अरे 4 दिन हुए नहीं, जबान देखो कैंची की तरह कचार कचार चलने लगी। सुन कान खोलकर, इस बंगले की सीढ़ियां चढ़ने का शौक है ना तुझे? तो कल से रसोई के सारे काम खुद करेगी, तब जाकर देख लेना बंगला। और कोमल, मेरे गर्म पानी में अभी तक तुलसी की पत्तियां क्यों नहीं उबली? अकल अभी तक घास चढ़ने गई है क्या तेरी? वो बस मैं करने ही वाली थी, सॉरी दादी जी। बस कचौड़ी का मसाला भून रही थी, अभी पानी चढ़ा देती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अगर मेरे बेटों और पोतों को नाश्ते के टेबल पर 1 मिनट की भी देरी हुई तो दोनों को दिन भर इसी रसोई में भूखा बंद रखूंगी, ध्यान रखना। और तू खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है मेरा? जाकर देख डाइनिंग टेबल पर ब्रिजेश और बच्चे बैठ गए कि नहीं। सुबह के 9 बज चुके हैं। ससुर ब्रिजेश कुमार अखबार पढ़ रहे होते हैं। विनोद और रोहन मोबाइल में व्यस्त होते हैं। निर्मला डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है और दादी सास सोफे पर राजसी ठाठ से बैठी होती है। बहू एक कांपते हाथों से नाश्ते की ट्रे लाती है। क्या है छोटी बहू, आज चाय में अदरक बराबर कुचला नहीं है। सुबह की पहली चाय कड़क ना हो तो अखबार पढ़ने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। जाओ दोबारा अदरक कूट कर उबाल कर लाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे ब्रिजेश, इन आजकल की बहुओं के हाथ में जैसे दम ही नहीं रहा। अदरक कूटने में भी जोहर आता है इन्हें। कोमल, जा दोबारा चाय बना कर ला, और इस बार चाय एकदम कड़क होनी चाहिए। तभी विनोद अपने हाथ में बंदी घड़ी देखकर झुंझला उठता है। नंदिनी, मेरा टिफिन कहाँ है? ऑफिस के लिए ठीक 9 बजे निकलना होता है, तुम्हें तो बस घर में ही रहना है, फिर भी तुमसे वक्त पर एक टिफिन पैक नहीं होता। क्या करती रहती हो तुम दोनों?
तभी दादी सास बीच में बोलती है, अरे विनोद, इन औरतों को ज्यादा ढील मत दे। ये नई बहू रसोई में खड़ी होकर बंगला घूमने के सपने देख रही थी। इनकी जो हाथ भर लंबी जबान है ना, काबू में रख, नहीं तो ये सिर पर चढ़ जाएगी। और तू नंदिनी जल्दी से टिफिन पैक कर। फिर नंदिनी जल्दी से विनोद, रोहन और ससुर ब्रजेश का टिफिन पैक करके उन्हें टिफिन पकड़ा देती है। घर के सभी मर्दों के ऑफिस जाने के बाद दादी सास अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। नंदिनी और कोमल रसोई में जाकर बाकी के घर के काम निपटाने लगती है। जिठानी जी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, सब ऑफिस चले गए हैं और सासू माँ दादी जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। आज अच्छा मौका है बंगला देखने का। जल्दी से बर्तन, रसोई की साफ सफाई करने के बाद हम पूरा बंगला देखेंगे। और अब कैसे समझाऊं तुम्हें देवरानी जी कि इस घर में काम कभी खत्म ही नहीं होता। तुम चाहे जितनी जल्दी हाथ चला लो, पर इस रसोई की कैद से छूटना नामुमकिन है। अरे आप देखो तो सही, मैंने सिंक के सारे बर्तन धो दिए, सब्जी बन चुकी है, अब चलो ना, इससे पहले कोई देख ले। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जल्दी से दोपहर के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख देती हूँ। फिर कोमल दोपहर में रोटी बनाने के लिए जल्दी से आटा गूंथ कर रख देती है और जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी दबे पांव रसोई की दहलीज लांघ कर बंगला देखने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ी होती है कि दादी सास अचानक पीछे से कड़क आवाज में कहती है, अरे छोटी पोता बहू, बड़ी पोता बहू, कहाँ पैर बढ़ाए जा रहे हैं महारानी की तरह है? 2 मिनट चूल्हा क्या ठंडा हुआ, तुम दोनों हवा खाने निकल पड़ी। माँ जी, मैंने कहा था ना, आजकल की बहुओं के पैर रसोई में टिकते ही नहीं। कोमल, दोपहर का लंच की तैयारी क्या पड़ोसी आकर करेंगे? खाने का समय होने वाला है। तुम्हारे ससुर जी पता है ना दोपहर को घर पर ही खाना खाते हैं। तुम कैसे भूल सकती हो? जाओ जाकर पनीर की सब्जी और बेसन छोको। दादी जी, हमने सब कर दिया है। दोपहर के लिए सब्जी रोटी बनाने के लिए आटा भी गूंथ कर रख दिया है, सब कर दिया है। अब हम जाकर अपना बंगला दिखाए? नहीं, अभी इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, वो कौन धोएगा? जाओ पहले कपड़े धो, फिर दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। पर दादी जी, जबान लड़ाती है, जितना बोला उतना कर, जा रसोई में घुस। बेचारी दोनों बहुएं सहम कर भारी कदमों से वापस रसोई में चली जाती है। एक टब में गंदे कपड़ों का ढेर लगा होता है। फिर कोमल वॉशिंग मशीन में एक एक करके गंदे कपड़ों को धोने के लिए डाल देती है। नंदिनी का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। आंखों में बेबसी के आंसू लिए कहती है, जेठानी जी, मुझे माफ कर देना। अब मुझे समझ में आ गया, आप सुबह क्यों कह रही थी कि हमारे लिए ये रसोई ही बंगला है। कोई बात नहीं देवरानी जी, ये सारे कपड़े धुल गए हैं, तुम इन्हें यहीं रसोई की बालकनी में सुखा दो। रसोई में युद्ध जैसा माहौल होता है। नंदिनी जल्दी से रसोई की बालकनी में सूखने के लिए डाल देती है कपड़े। एक तरफ कोमल दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। पनीर की सब्जी, रायता, सलाद और मीठी नमकीन लस्सी तैयार करती है। दोनों पसीने से लथपथ होकर खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ये क्या बना डाला? ये बेसन की सब्जी देखकर तो मूड ही खराब हो गया। बड़ी बहू, जाओ मेरे लिए जल्दी से कुछ और बना कर लाओ। ये नहीं कि अपनी मर्जी से एक सब्जी फालतू बना ले। अरे किसी को कुछ पसंद ना आया तो खा तो ले, पर नहीं तो बंगला देखने की जो पड़ी रहती है, बंगला देखने के चक्कर में काम भी ठीक से नहीं करती। और क्या ये थाली में सब्जी दाग, ये सारे बर्तन अच्छे से साफ करके लाओ, फिर खाना खिलाना। बंगले की बहुएं बन गई, पर बंगले के तौर तरीके नहीं पता। पर दादी जी, अभी डायरी है क्या, सुनाई नहीं देता? जब देखो जबान लड़ाने में लगी रहती है। मायके में 2 कमरों के मकान में रहती थी, यहाँ आलीशान बंगला मिल गया तो पैर जमीन पर टिक नहीं रहे। बेचारी दोनों बहुएं फिर से रसोई में जाती है। कोमल दोबारा से सब्जी बनाती है। नंदिनी रोते हुए साफ बर्तनों को फिर से रगड़ने में लग जाती है। तभी अचानक सासू माँ निर्मला रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। कुछ नहीं पता सासू माँ और दादी जी कब कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दे। देवरानी जी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना फिर से कोई नया खोट निकाल देंगी। जेठानी जी, जो बर्तन पहले से पूरी तरह साफ है, उन्हें फिर से चमकाना पड़ रहा है। सुबह के नाश्ते और कपड़ों से लेकर इस वक्त तक पूरा दिन इसी चौके में घिसते घिसते निकल गया। क्या हम कभी इस बंगले की रसोई से बाहर नहीं निकल पाएंगे?
तभी सासू माँ निर्मला दरवाजे पर आकर सब सुन लेती है। ये जो तुम दोनों अपनी किस्मत का रोना रो रही हो ना, सब सुनाई दे रहा है मुझे। तो थालियां क्या दोबारा मांजनी पड़ गई? तुम्हें नानी याद आ गई? रसोई के काम ढंग से संभालना आता नहीं है और चलिए आलीशान बंगला देखने। सुबह से देख रही हूँ, कभी चाय में अदरक कम, बेरंग सब्जी, बर्तन में दाग। सॉरी, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। दूसरी सब्जी तैयार है, बर्तन भी साफ हो गए, हम अभी खाना परोसते हैं। तभी दादी सास की चिल्लाने की आवाज आती है। क्या खाना परोसते परोसते ही शाम ढल जाएगी? हमारे बेटों के ऑफिस से आने का वक्त हो जाएगा। दोनों बहुएं पसीने से लथपथ होकर खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है, फिर शाम को रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। इसी तरह दिन भर दोनों बहुओं का रसोई में ही निकल जाता है। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर सभी एक साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। नंदिनी सुन लो, शाम को ठीक 6 बजे मेरे कुछ बहुत जरूरी वीआईपी क्लाइंट्स आ रहे हैं। गर्मा गर्म समोसे और पनीर के पकौड़े एकदम तैयार मिलने चाहिए। खानदानी लोग हैं, उनके सामने हमारे खानदान की नाक मत कटवाना। और रात के खाने की तैयारी भी अभी से कुछ सोच कर रखना। हमारे क्लाइंट्स के सामने हमारी इज्जत का सवाल है। बाजार से कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ तुम दोनों को ही बनाना है। सुन लिए ना? दोपहर का लंच निपटाते ही शाम के नाश्ते की तैयारी में लग जाना। समोसे पकोड़े एकदम परफेक्ट होने चाहिए, नहीं तो खैर नहीं तुम दोनों की। जाओ वापस रसोई में घुसो। नंदिनी, शाम को मेरे कुछ वीआईपी क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो पनीर के पकोड़े और गर्मा गर्म समोसे तैयार रखना। सुन लिया ना तुम दोनों ने? रोहन के मेहमान आ रहे हैं, मेहमान नवाजी में कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अब शाम के 6 बज चुके थे। लिविंग रूम में रोहन के वीआईपी क्लाइंट गुप्ता जी बैठे होते हैं। कोमल और नंदिनी थके हुए पैरों से समोसे और पनीर के पकौड़ों की भारी ट्रे लेकर आती है और सबको नाश्ता परोसती है। वाह वाह रोहन जी, लाजवाब स्वाद। तो सच बताइए, ये नाश्ता बाहर से मंगवाया ना? अरे नहीं गुप्ता जी, बाजार का मिलावटी खाना हमारे यहाँ कोई चखता तक नहीं। यहाँ हमारी दोनों खानदानी बहुओं ने ये सब खाना खुद अपने हाथों से बनाया है। इमेजिन, इतने बड़े बंगले की रईस बहू और खुद से नाश्ता बनाया। वरना आज के जमाने में ऐसी संस्कारी बहुएं कहाँ मिलती है बोला। इन बहुओं का आदर सत्कार देखकर मेरा दिल आ गया। यह बिजनेस डील फाइल है समझो। अरे गुप्ता जी, हमारी बहुएं तो इस घर की लक्ष्मी है। इनके बिना तो हमारा पूरा बंगला सुना है। इस घर की सुख बरकत हमारी बहुओं से ही है, और बड़ों की सेवा करना कोई हमारी बहुओं से सीखे। बिल्कुल ठीक कहा निर्मला बहू ने। खानदानी बहुएं हैं हमारी, असर तो दिखेगा ही। हमारी बहू चाहे कितने भी बड़े बाप की बेटी हो, रसोई का काम खुद करती है। दोनों बहुएं हमारे बंगले की महारानियां है भाई। बहुत भाग्यशाली आप लोग जो आपको ऐसी बहुएं मिली। चलिए ब्रिजेशी, दिल पकी रही, हम चलते हैं। दादी सास क्लाइंट के जाते ही तुरंत कड़क आवाज में कहती है, चलो बहुओं, अब ये खाली ट्रे अंदर लेकर जाओ और हमारे लिए कड़क अदरक वाली चाय बना कर लाओ, और देर मत करना। क्लाइंट के जाते ही मर्द मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। निर्मला और दादी सास सोफे पर पैर फैला देती है। टेबल पर नाश्ते की झूठी प्लेटें, कप, दोनों बहुएं झुंझलाहट और भयंकर थकान के साथ बर्तन समेटने लगती है। देखा जेठानी जी, बाहर दुनिया के सामने हमें बंगले की महारानी कहा जाता है, और मेहमानों के जाते ही फिर से रसोई के बंगले में बर्तनों की इस पहाड़ के आगे धकेल दिया जाता है। यही इस बंगले का असली मुखौटा है देवरानी जी। बाहर लोगों के लिए हम हैं बंगले की बहुएं, और अंदर इस रसोई की कैदी। चलो जल्दी से काम निपटा लेते हैं। दोनों बहुएं बुरी तरह से थकी हारी रसोई का काम समेट रही होती है। तभी अचानक बंगले के दरवाजे की डोरबेल बजती है। अरे छोटी पोता बहू, देख जरा दरवाजे पर कौन आया है। जैसे ही नंदिनी दरवाजा खोलती है, सामने अपनी माँ कामिनी और पिताजी मेघराज को देखकर हैरान रह जाती है। अरे नंदिनी बेटा, हम तुझे सरप्राइज देने आ गए। हमारी बेटी इतने बड़े आलीशान बंगले की बहू बन गई, तो सोचा हम भी चलकर अपनी बेटी का बंगला दिखाए। ये सुनते ही नंदिनी फफक फफक कर रो पड़ती है। कोमल भी पीछे खड़ी पल्लू से आंख पोंछती है। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? पिताजी, मैं आपको क्या बंगला दिखाऊं?
शादी के इन 3 महीनों में मैंने खुद इस रसोई के अलावा बंगले का एक कोना तक नहीं देखा। सुबह से रात तक बस रसोई रसोई रसोई, बर्तन, कपड़े, खाना, नाश्ता, साफ सफाई। पसंद नहीं है तो फिर से बनाओ, ये नहीं है वो नहीं है, इनकी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। बाहर वालों से हम कहने के लिए बंगले की बहू है तो है, पर पापा सच तो ये है कि रसोई ही हमारा बंगला है। अपनी बेटी नंदिनी की बातें सुनकर मेघराज और कामिनी की रूह कांप उठती है। तभी दादी सास लाठी ठोकर बात संभालने आगे बढ़ती है। अरे आजकल की लड़कियां जरा से काम में रोने लगती है। हमारे खानदान की मर्यादा है, बहुएं रसोई संभालेगी तभी तो हमारी मान मर्यादा दिखेगी। मर्यादा का ये मतलब नहीं कि बहू आजादी से अपना बंगला भी ना देख पाए। सोचा नहीं था कि बेटे का ये रूप देखने को मिलेगा। फिर मेघराज कामिनी जाते समय जेब से कुछ पैसे निकालकर ससुर ब्रिजेश और दामाद रोहन के हाथ में थमा देते हैं। ब्रिजेश जी, दामाद जी, ये पैसे रख लीजिए और मेरी हाथ जोड़कर बस इतनी विनती है, अपने कीमती मोबाइलों और फरमाइशों से थोड़ा समय निकालकर हमारी बेटी को उसका अपना बंगला तो घुमा दीजिएगा। इन पैसों से उसके हिस्से का वक्त खरीद लीजिएगा। मेघराज के इन तीखे शब्दों ने जैसे सबके अहंकार को झकझोर दिया हो। ब्रिजेश ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया, उनके हाथ कांपने लगे। नहीं समझे जी, हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। आज आपकी बातों ने हमारी आंखों से झूठी शान की पट्टी उतार दी। हम भूल गए थे कि ये बहुएं बंधुआ मजदूर नहीं, हमारी बेटियां हैं। आज से इस घर का कोई भी काम ये दोनों बहुएं अकेले नहीं करेंगी। तभी रोहन और विनोद ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नियों को, नंदिनी और कोमल का हाथ थाम लिया। दादी सास और सासू मां निर्मला पछतावे के आंसू पोंछते हुए दोनों बहुओं को सीने से लगा लेती हैं। जाओ बहुओं, जी लो अपनी जिंदगी, जी भर कर देखो अपना बंगला। इस तरह बंगले की रसोई आदर और अपनेपन से भरे सच्चे आलीशान बंगले में बदल गई।